गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और गॉस थ्योरम की। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की जब बात आती है तो उसके लिए हमें दो पॉइंट समझने पड़ते हैं। तो पहले हम बात करें उन पॉइंटों की। पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो मेन बात जो हमारी है इस टॉपिक की वो उसकी दिशा की बात करने की है। मान लीजिए ये कोई आपका एरिया है, रेक्टेंगुलर है, स्फीयर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके एरिया तो निकाल ही लोगे, लेकिन मेन बात आएगी उसकी डायरेक्शन की। तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं इसको डायरेक्शन को दिखाऊं तो एक ऐप से दिखा रहा हूं। सपोज करिए ये हमारा जो बोर्ड है ये एक एरिया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये अब हमें क्लियर कर लेना है कि जब भी एरिया की डायरेक्शन की बात आएगी तो हम डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे। अगर आपका एरिया प्लेन होगा तो डायरेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसके परपेंडिकुलर कर दिया करेंगे। लेकिन जब बात आती है कर्व्ड सरफेस की, जैसे मान लो स्फेरिकल सरफेस या फिर सिलिंड्रिकल सरफेस, तो जब कर्व्ड सरफेस की बात आती है, मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई स्फीयर है, तो जब स्फीयर की बात आती है तो फिर एरिया की डायरेक्शन क्या दिखाई जाए। यहां पर हम पूरे स्फीयर का अगर एरिया निकालेंगे तो उसकी एक डायरेक्शन नहीं हो सकती है। यहां पर हर पॉइंट की अलग अलग डायरेक्शन होगी। इसलिए जब भी इस तरह के एरिया की बात की जाएगी तो हम उस पॉइंट को देखेंगे और डायरेक्शन उस पॉइंट पे दिखाया करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं जितनी भी रेडियस होती हैं स्फीयर की, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब मान लो आप इस पॉइंट पे एरिया की डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो, तो आप इसका सेंटर अगर O है तो सेंटर से जो रेडियस यहां आएगी इस पॉइंट पर, उस रेडियस की डायरेक्शन में ही एरिया की डायरेक्शन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अब तो इस पॉइंट पे दिखाएंगे, तो फिर ये वाली रेडियस मिला दीजिए, ये जिधर जाएगी वो वाली डायरेक्शन आपके एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। और यही तरीका होगा सिलिंड्रिकल सरफेस को समझने में। मान लीजिए ये आपकी सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब सिलिंड्रिकल सरफेस है तो इसका एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस हो गया। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहां पे डायरेक्शन, तो यहां से जो रेडियस आएगी उस रेडियस की डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एरिया वेक्टर में बस हमको यही चीज समझनी है कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा उस सतह के लंबवत होती है। दूसरी जो बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, गॉस थ्योरम को समझने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा सॉलिड एंगल। हालांकि 11th क्लास में हमने सॉलिड एंगल को डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी उसकी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लिया जाए। सेकंड पॉइंट, सॉलिड एंगल, घन कोण। देखिए, जब बात घन कोण की आती है तो थोड़ा सा कोण को भी समझ लिया जाए। कोण का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई सर्किल लिया, आपने एक वृत्त लिया और वृत्त पे आप दो पॉइंट ले लेंगे कोई, और इन दोनों पॉइंटों को अगर सेंटर से मिला दें तो ये जो बन जाएगा ये आपका हो गया कोण। और फॉर्मूला होता है कोण बराबर, ये होती है चाप और ये त्रिज्या। मान लीजिए आर्क को एस कह रहे हैं तो एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये कोण की बात हो गई। यानी घनकोण को समझने से पहले हमने थोड़ा सा कोण के बारे में बात कर ली। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन इस फॉर्मूले में एक खास बात होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये जो थीटा होना चाहिए, कोण जो होना चाहिए हमेशा रेडियन में होना चाहिए। इसको कभी डिग्री में मत लगा देना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? यहां पे अगर कभी मैक्सिमम कोण की बात भी की जाए कि भाई थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो थीटा मैक्सिमम का मतलब हो गया आर्क को मैक्सिमम ले लो, ये जो चाप है उसको मैक्सिमम ले लो, और वो चाप कहां पर लिया हमने, वृत्त की परिधि पर, तो टोटल पर दिया जाएगी, यानी 2 पाई आर अपॉन आर, कुल मिलाकर के 2 पाई रेडियन, या फिर अगर डिग्री में कहोगे तो 360 डिग्री। ये आपका हो गया अधिकतम कोण, मैक्सिमम कोण।
इसी तरह से अब बात करते हैं हम घन कोण की। लेकिन घन कोण सॉलिड एंगल, इसके लिए वृत्त न लेकर के हम लेते हैं एक स्फीयर। स्फीयर का मतलब एक गोला। हालांकि जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको तो दोनों ही एक जैसे दिखेंगे, आप उसको भी ऐसे ही समझो कि ये भी सर्किल है, लेकिन आपके माइंड में जैसे ही गोला वर्ड लिया, स्फीयर वर्ड लिया, आपके माइंड में तुरंत आ गया कि भाई स्फीयर का मतलब क्या है। स्फीयर का मतलब 3D फिगर, एज ए फुटबॉल, तरबूज, खाने में अच्छा लगेगा तो तरबूज। अब बात करते हैं, जैसे यहां पर आपने कोई 2 पॉइंट लिए थे उसकी परिधि पर, अब आप इस फुटबॉल पर, इस तरबूज पर एक एरिया लोगे, और वो एरिया मान लीजिए आपने ले लिया ये वाला, और इस एरिया के हर पॉइंट को सेंटर से मिला दो। तो जो सेंटर पर ये जो शेप बनेगी, इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अगर छोटा बन रहा है तो आप डी ओमेगा या फिर डेल्टा ओमेगा दिखा सकते हो, और बड़ा है तो सिंपल ओमेगा दिखा सकते हो। कुछ बुकों में इसको ओमेगा को ऐसे करके भी डिनोट किया है, तो जैसे आप चाहें वैसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कोण बनता है, एक्चुअल में ये जैसे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम जो सॉफ्टी, तो वो कोण जो बनता है उस तरह का, तो उस तरह की शेप बन जाती है। जैसे तरबूज पका है कि कच्चा, उसको काटने के लिए उसमें से पीस निकालते हैं, तो वहां पर जो शेप बन जाती है वो आपका सॉलिड एंगल है। तो ये है सॉलिड एंगल। अब बात आती है कि भाई सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरह से आपने आर्क अपॉन रेडियस लिया था, मान लो अब यहां पर हमने इसकी आर्क की जगह पे एरिया लिया है, तो ये एरिया डी कह सकते हो, या फिर इसको भी डेल्टा ए कह सकते हो, जैसे आप चाहो। और यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो उसकी क्या है, आर है। तो फिर हमारा जो सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, या आप कह सकते हो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, जैसा आप चाहें। ये आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तभी इस तरह से होता है जब डेल्टा ए यानी एरिया और रेडियस की डायरेक्शन सेम हो। यानी आप इस रेडियस को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी रेडियस की तरह, और इस एरिया की डायरेक्शन निकालोगे तो इस पॉइंट पर वो भी रेडियस की डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में एरिया यानी डी ए कैप और आर कैप सेम होने चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले को लिखोगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कोई इर्रेगुलर शेप टाइप की आ जाए, जैसे मान लीजिए इर्रेगुलर शेप में ऐसे करके आ गया, और आप इस पॉइंट पर यहां सॉलिड एंगल की बात करना चाहते हो, यहां पर एक एरिया आपने लिया है, तो यहां पर जब एरिया लोगे तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी, और डिस्टेंस की डायरेक्शन ये हो गई, और मान लो अब इस एरिया की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि भाई यहां तो स्फीयर था ये, और जितनी भी रेडियस होती है वो स्फीयर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये तो इर्रेगुलर शेप है, इसमें जरूरी नहीं है वो उस परपेंडिकुलर हो। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, मान लो एरिया की डायरेक्शन ये है, एरिया को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाते हुए हम उस चीज को समझ लेंगे। मान लीजिए ये तो डायरेक्शन हो गई आपकी आर की, रेडियस की, और ये जो एरिया आ रहा है इसकी डायरेक्शन हो गई आपकी ये वाली। तो आप क्या करोगे, पहले इसका कंपोनेंट यानी इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो अब ये जो सॉलिड एंगल बनेगा यहां पर डी ओमेगा, अब उसका जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो डी ओमेगा इक्वल टू लिखोगे आर और एरिया एक ही डायरेक्शन के होने चाहिए। यहां भी वही बात थी, आर और एरिया एक ही डायरेक्शन के होने चाहिए, लेकिन यहां अब एरिया उस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसका ये कंपोनेंट उस डायरेक्शन में, तो फिर आप कंपोनेंट को यूज करोगे, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें इन दोनों पॉइंटों को क्लियर करना होगा, एक तो एरिया वेक्टर और दूसरा सॉलिड एंगल। अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब भी बात आती है, और अब यहां से कंपैरिजन भी शुरू होता है, जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चीज पढ़ रहे हैं उसका कंपैरिजन मैग्नेटिज्म से करें। जब आप मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे तो उसका कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक से करें। कंपैरिजन करने से क्या होता है, चीजें हमें लंबे समय तक के लिए याद रहती हैं। इसलिए चलिए बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नई चीज नहीं है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हम मानते थे, और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, और हम कोई एक एरिया लेकर के चल रहे हैं कि भाई एक एरिया हमने ले लिया कि इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज करिए आपने एक रेगुलर टाइप का कोई एरिया ले लिया इस तरह से, और इसमें से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है किसी भी क्षेत्रफल से होकर जाने वाली। तो किसी भी क्षेत्रफल से होकर के जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात आती है कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट से। मान लीजिए ये आपका जो एरिया है ये ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई, लेकिन इन दोनों केसों में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है और एरिया एक रेगुलर शेप का एरिया है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या फिर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो आपने एरिया लिया, मान लीजिए आपका एरिया जो था वो ऐसे करके था, तो एरिया की डायरेक्शन अब इसके परपेंडिकुलर, यानी ये डायरेक्शन आपकी एरिया की डायरेक्शन हो गई एक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आपकी इस तरह से थी, तो ये ई की डायरेक्शन हो गई, यानी इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं कि भाई इसके यूनिट की, फाई ई का यूनिट क्या आएगा, फिर बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो इसका यूनिट निकालने के लिए पहली बात तो हम थोड़ा सा कंडीशंस की बात और कर दें, यहां देख लें कि कब कैसी स्थिति इसकी रहेगी। तो पहली कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, आपने ले लिया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह का होगा, तो आप निकाल देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, और 1 वैल्यू वास्तव में मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए ये जो फ्लक्स होगा ये आ जाएगा ई ए, और ये फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, अधिकतम फ्लक्स होगा। ये विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा जब एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। दूसरी बात करते हैं, चलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री लेंगे आप तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो फ्लक्स हो जाएगा 0। सिचुएशन ये हो गई, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है आपका, और यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो एंगल 0, यहां पे विशेष ध्यान रखना होता है, प्लेन जो है ये जो प्लेन है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एरिया की डायरेक्शन ये आ गई। तो एरिया जो है वो विद्युत बल रेखाओं के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें से मैक्सिमम विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो अब एरिया हो गया ये और विद्युत बल रेखा जा रही है ऐसे, तो अब इस एरिया में से होकर के एक भी बल रेखा क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि इसके ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, इसके अंदर से होकर के नहीं जा रही, तो जाने वाला फ्लक्स हो गया 0। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब आप बात करते हो इसके यूनिट की, यूनिट ऑफ ई। ई के यूनिट की जब बात की जाएगी, ई न कहते हम कहें फाई ई। जब विद्युत फ्लक्स के यूनिट की आप बात करोगे तो आपको ई के यूनिट पे जाना पड़ेगा, और ई के आपने 2 यूनिट पढ़े थे। देखिए ई का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ई का जो यूनिट यहां से निकल के आया था वो आया था न्यूटन पर कूलम, और इसी के साथ साथ मैंने एक और बताया था वोल्ट पर मीटर। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम विद्युत फ्लक्स के यूनिट की बात करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का यूनिट फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ई का यूनिट अगर आप न्यूटन पर कूलम लगा रहे
ए हो गया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा यूनिट आप निकालना चाहते हैं और करके, तो देखिए ई की जगह पे वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो दूसरा यूनिट आ गया आपका वोल्ट इंटू मीटर। दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही यूनिटों को आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ई के 2 यूनिट आपको ध्यान रखने हैं, उसी तरह से विद्युत फ्लक्स के भी दोनों यूनिटों को आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। अब बात ये आती है, अगर इसमें कभी न्यूमेरिकल आएंगे तो वो न्यूमेरिकल 2 तरीके से आ सकते हैं। 2 तरीके के कैसे आ सकते हैं? एक तो ऐसा हो सकता है कभी भी कि ई और ए वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो आपको। अगर ई और ए वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है तो भी हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि केवल हमको फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, और डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ा ही सिंपल होता है। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कभी ई की वैल्यू आ जाए, ई की वैल्यू आ जाए कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एरिया आ जाए आपका 3i कैप प्लस j कैप, और अब पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e इज इक्वल टू e डॉट a। केवल डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, i कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है विद साइन, j कैप का, k कैप का, तो i कैप 3 3 जा 9 प्लस 2 1 2 और प्लस, अब इसमें तो k कैप है ही नहीं तो 0 मानेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 9 और 2 11। यूनिट आपके सामने लिखा हुआ है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर में तब होगा जब ई का भी प्रॉपर यूनिट है और एरिया का भी प्रॉपर यूनिट है, जिसे आप एम्पीयर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का यहीं से सीधे सीधे हो सकता है, लेकिन उसके लिए ई और ए की वैल्यू हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट में होनी चाहिए, आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। दूसरी तरह के क्वेश्चन में ई की वैल्यू हो सकती है, एरिया की वैल्यू हो सकती है, और उन दोनों के बीच का कोण गिवन हो सकता है। तो जब इस तरह का कोई न्यूमेरिकल तुम्हें दिखे कि भाई वहां एरिया गिवन है, एरिया सीधे सीधे गिवन नहीं होगा तो वो आपको उस चीज की शेप बताएगा। जैसे रेक्टेंगुलर शेप कहेगा तो लंबाई चौड़ाई करके एरिया निकाल लोगे, सर्कुलर शेप कहेगा तो पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लोगे, स्क्वायर शेप कहेगा तो आप साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर करके उसको सॉल्व कर लोगे। तो कुल मिलाकर के एरिया आप निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां गिवन है, और फिर उनके बीच का कोण गिवन है। लेकिन ये जो कोण वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं, और कौन सी गलती करते हैं उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये जो कोण वाली बात है इसकी जरूरत आपको आगे भी पढ़नी है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में जब आप पढ़ोगे वहां पर आएगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और यहां पर विद्युत फ्लक्स बिल्कुल सेम है, बस वहां पर विद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका, परिभाषा देने का तरीका, यूनिट निकालने का तरीका, डायमेंशन निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। तो जो मैं बात बताने जा रहा था, जो गलती स्टूडेंट कर सकता है वो कहां करेगा, वो थीटा में करेगा। ये कोण में गलती होगी उससे। क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि ए प्लेन, कोई भी एरिया की बात कर रहा है, एक समतल की बात कर रहा है कि समतल जो है चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखा है। उसने कह दिया कि एक वृत्ताकार कोई प्लेट है, या फिर उसने कह दिया एक आयताकार शीट है, और वो विद्युत बल रेखाओं के या मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखा है। तो ये जो लंबवत होता है ना, स्टूडेंट जल्दबाजी में इस लंबवत शब्द को सुनते ही क्या कर देता है, थीटा को 90 डिग्री, और क्वेश्चन गलत। आपको समझना है कि हमारा जो कोण है थीटा वो ई और ए के बीच का कोण है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो तल है ये विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है, सपोज करिए यहां पर विद्युत बल रेखा इस तरह से थी, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, विद्युत बल रेखा ऐसे करके, और आप इस तल को यहां रख रहे हो, आप इस तल को यहां पे इस तरह से रख रहे हो, इसका मतलब अब बताइए ये लंबवत रखा है, लेकिन कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है यहां पे। क्यों? क्योंकि इस तल का जो एरिया है वो तो ये वाला होगा, एरिया की जो डायरेक्शन है वो तो ये वाली होगी। इसका मतलब जब
ये तल लंबवत होगा तो एरिया तो समांतर हो जाएगा, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। बस इस बात को अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के न्यूमेरिकलों में कभी कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। कुल मिला के जब लंबवत होगा तो कोण क्या होगा? 0। लेकिन ये भी नहीं है, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता कि इस तल का नॉर्मल, इस तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ इतने अंश का कोण बना रहा है, तो फिर वो थीटा की वैल्यू है। क्योंकि हमें इस तल के लंबवत की बात करनी है, अभिलंब की बात करनी है। तो आपको कुल मिलाकर के ये देखना है जो प्लेन हमें दिया जा रहा है उसका अभिलंब या एरिया की जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है। अगर तल की बात कर रहा है तो तल का जो एंगल होता है उसे 90 में से माइनस करके आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि तल अगर लंबवत है तो देखो एंगल कितना आया? 0 डिग्री। अगर वो कहेगा तल जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो तल अगर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारा जो एरिया है वो नीचे पहुंच जाएगा और उसका एंगल बचेगा कितना? 30 डिग्री। तो कुल मिला के एक गांठ बांध लीजिए कि अगर तल का कोण दिया है तो उसे 90 में से माइनस कर दो थीटा निकालने के लिए। और अगर नॉर्मल दे रखा है, एरिया की डायरेक्शन दे रखी है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ई की वैल्यू लगाओगे, ए की वैल्यू लगाओगे, थीटा लगाओगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा। अब थोड़ी सी यही इसकी डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन ऑफ ई, ई की विमा की आप बात कर रहे हैं, विमा निकाल रहे हैं ई की, तो ई का फॉर्मूला क्या है भाई? ई की नहीं, फाई की, फाई ई की आप विमा की बात कर रहे हैं, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई ई की विमा निकालने के लिए आपको ई की विमा की बात करनी पड़ेगी, और ई के लिए फॉर्मूला अभी आपने देखा, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो ई की जगह पे एफ अपॉन क्यू इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इसकी तो कोई विमा होती नहीं है, उसको आप छोड़ दो भी। अब बात करते हैं फोर्स की विमा, एम एल टी की पावर -2। अगर न पता हो तो कोई बात नहीं, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देना। एक ही न पता हो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल करके उसको भी निकाल लेना। ए एरिया है तो एरिया की हो जाएगी एल स्क्वायर क्यू। क्यू की डायमेंशन की जब भी बात आती है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई टी का मतलब ए टी। आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एम, फिर एल का हिसाब लगाएंगे, एल क्यू, टी का हिसाब -3 और ए की पावर -1। तो इस तरह से ये विद्युत फ्लक्स की विमा निकल करके आ जाएगी। अब यहां पर जो एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अब हमें उस पर बात करनी है। कभी कभी क्या होता है, ये जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो यूनिफॉर्म नहीं होता, या फिर ऐसे कहिए जो एरिया है वो हमारा समतल नहीं होता, वो कर्व्ड टाइप का होता है। और उस केस में हम सीधे ई डॉट ए नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एरिया कैसे ले सकते हो आप? उस एरिया की तो डायरेक्शन लगातार बदल रही है। जब कर्व आप लोगे स्फेरिकल शेप में या किसी भी सिलिंड्रिकल शेप में लोगे तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। या फिर ई की वैल्यू मान लीजिए ई वेरिएबल है, ई वहां पर चेंज हो रहा है, तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक छोटे से अल्पांश के लिए निकालते हैं। यानी अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या फिर एरिया जो है वो कर्व्ड है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप एक छोटे से एरिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखा रहे हैं किसी जगह पे आप, तो आप एक छोटे से एरिया की बात करोगे और उस छोटे से एरिया यानी एरिया एलिमेंट की बात करोगे, अल्पांश की बात करोगे, अल्पांश एरिया एलिमेंट। तो ये आपका डी ए हो गया एरिया, और मान लो एरिया की डायरेक्शन हो गई ये वाली, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये वाली, और ये एरिया की डायरेक्शन हो गई डी ए की डायरेक्शन, और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो आप पूरा एरिया, मान लो यहाँ पे और भी कोई पूरा एरिया था, बड़ा एरिया था एक, उस एरिया से निकालने की बात हम कर रहे थे। तो हमें पहले एक अल्पांश से निकालना होगा और फिर उसका समाकलन। देखिए ये बार बार फिजिक्स में आता है, जब भी चीजें वेरिएबल्स होती हैं तो वहां फिर एक छोटे से उसके लिए निकालते हैं और फिर उसका करते हैं इंटीग्रल। ये चीज 11th में वर्क डन में भी आई थी, पीछे भी आपने इस चीजों को पढ़ा। तो कुल मिलाकर के इस चीज को आपको समझना है कि जब ये वेरिएबल के फॉर्मेट में है, एरिया आपका एक जैसा समतल नहीं है, तो आप एक अल्पांश से निकालोगे, और अल्पांश से निकाल तरीका वही होगा। तो यहां जब फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू आप लिखोगे ई डॉट डी ए, यानी यहां पर जो फ्लक्स आप लोगे वो अल्पांश से फ्लक्स लोगे, और फिर टोटल बॉडी से फ्लक्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रल कर देंगे समाकलन करने पर, और समाकलन करने पर डी हट जाएगा
भाई डिफरेंशियल समाकलन करने पे हट जाता है, तो इधर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। फिर आपका काम रह जाएगा इंटीग्रल को सॉल्व करने का। और एक चीज और ध्यान रखना, ये डी ए यानी एरिया है, तो इसको सरफेस इंटीग्रल के लिए यहाँ एस लगा देते हैं या ए लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए इंटीग्रल किया जा रहा है, एज ए बैलून, एज ए रूम, बंद है चारों तरफ से, तो फिर आप इंटीग्रल पर इस तरह का साइन बना सकते हो, उसको क्लोज कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका वही है, जैसे इंटीग्रल सिंपली सॉल्व करते हो वैसे ही आप इंटीग्रल यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो कुल मिला के ये हमारा टॉपिक था विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, वो भी मैंने तुम्हें शॉर्ट में ट्रिक्स बता दी है। कल हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की।